हेलो स्टूडेंट्स, मैं शारदा सानवी आज आप लोगों को करवा रही हूँ छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं। ये क्वेश्चन एमए, बीए, यूजीसी, नेट इन सब के लिए प्रमुख रूप से आता है और प्रमुख रूप से इसकी तैयारी भी करनी चाहिए जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को। तो ये क्वेश्चन करते हैं, देखिए, बहुत सरल भाषा में और बहुत सटीक भाषा में यूजीसी नेट के लिए भी। छायावादी कवि चतुष्टय और उनकी रचनाओं का विवरण इस प्रकार से है। छायावादी कवि चतुष्टय, इनका मतलब 4 कवि हैं जो प्रमुख आधार स्तंभ कहे जाते हैं छायावाद के, उनके बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। देखिए, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रसाद है, निराला है, पंत है और महादेवी वर्मा, ये छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कहे जाते हैं। तो इनकी पहले रचनाओं के बारे में, जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं आंसू, झरना, लहर, कामायनी। ऐसे तो बहुत कुछ लिखा है प्रसाद ने, लेकिन इनकी 4 प्रमुख रचनाएं ये: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अपरा, सुमित्रानंदन पंत, वीणा, पल्लव, गुंजन और ग्रंथि, महादेवी वर्मा की निहार, रश्मि, निर्जा और सांध्य गीत और दीपशिखा। छायावादी कवि मूलतः प्रेम एवं सौंदर्य के कवि हैं, यानी कि इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य की प्रधानता रही है। प्रसाद ने कामायनी में श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण इन पंक्तियों में किया है: नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। सौंदर्य वर्णन में स्थूलता एवं मांसलता के स्थान पर सूक्ष्मता एवं वायवीयता है, यानी कि स्थूलता एवं मांसलता के स्थान पर सूक्ष्मता का वर्णन किया गया छायावाद के अंतर्गत। छायावादी काव्य द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया से उद्भूत हुआ था, यानी कि द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पन्न हुआ वो हुआ छायावाद। अतः द्विवेदी युग में श्रृंगार पर जो अंकुश था वह छायावाद में समाप्त हो गया। द्विवेदी युग में जो श्रृंगार पर जो रचनाएं नहीं लिखी गई, यानी कि उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, वो छायावाद में समाप्त हो गया और इन्होंने श्रृंगार का मनोरम चित्रण किया। पंत की निम्न पंक्तियों में प्रिया के लावण्य से उद्भूत आकर्षण का उल्लेख किया गया है: तुमने जो लावण्य मधुरिमा, जो असीम सम्मोहन, तुम पर प्राण निछावर करने को पागल हो उठता मन। छायावादी काव्य में वियोग एवं विरह वेदना का निरूपण भी प्रभुत मात्रा में हुआ है। यह हमारी चौथी विशेषता है। आंसू प्रसाद का विरह काव्य है, जिसके छंदों में विरह वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति है। प्रसाद का जो आंसू काव्य है वो विरह काव्य है, विरह वेदना का काव्य है, जिसके छंदों में विरह वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति है। देखिए एक उदाहरण: झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ घेरा डाला। देखिए, जो 5वीं है छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता वो है: छायावादी कवियों ने नारी को उदात्त रूप प्रदान करते हुए उसे पुरुष की प्रेरक शक्ति के रूप में स्वीकार किया, यानी कि पुरुष की प्रेरणा के रूप में नारी को इन्होंने महत्ता प्रदान की। नारी दया, क्षमा, करुणा, प्रेम जैसे गुणों से संपन्न है और श्रद्धा की पात्र है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। छठी जो प्रमुख विशेषता है ये देखिए, छायावाद की एक प्रमुख प्रवृत्ति है रहस्यवाद। पंत की मौन निमंत्रण कविता में रहस्यवाद की अभिव्यक्ति अत्यंत मनोरम ढंग से हुई है, जहां कवि को प्रकृति के उपादानों में उस अज्ञात सत्ता के मौन निमंत्रण का आभास होता है। न जाने कौन आए द्युतिमान, जान मुझको अबोध अनजान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान। निराला की तुम और मैं कविता तथा महादेवी जी का संपूर्ण काव्य रहस्यवादी भावनाओं से ओतप्रोत है। 7वीं प्रमुख विशेषता: छायावादी कवियों ने प्रकृति की मनोरम छटा अंकित की है। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। उन्होंने प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में अधिक किया। वे प्रकृति सौंदर्य को नारी सौंदर्य से श्रेष्ठ मानते हुए कहते हैं: छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। आलम्बन रूप में, उद्दीपन रूप में, अलंकार रूप में, प्रतीकात्मक रूप में तथा मानवीकरण रूप में प्रकृति का चित्रण छायावाद में हुआ है। तो छायावाद में जो प्रकृति का चित्रण हुआ है वो देखिए आलम्बन रूप में भी हुआ है, उद्दीपन रूप में भी हुआ है, अलंकार के रूप में भी हुआ है और प्रतीकात्मक रूप में भी हुआ है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रकृति के प्रति छायावादी कवियों के मोह को देखकर इस काव्य को प्रकृतिवाद कहना युक्ति संगत माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने छायावाद को प्रकृतिवाद कहना भी उपयुक्त माना, यानी कि समीचीन माना। उनके अनुसार प्रकृति का क्षेत्रहीन कवियों की प्रकृति कविता का क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में इस कविता को यदि छायावाद की बजाय प्रकृतिवाद कहें तो अधिक युक्ति संगत होगा।
अगली जो विशेषता देखिए, छायावादी काव्य में दुख और वेदना की अभिव्यक्ति प्रमुखता से हुई। महादेवी वर्मा तो वेदना की कवियत्री कही जा सकती हैं। वे अपने जीवन की तुलना नीर बदली से करती हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। प्रसाद का आंसू काव्य भी कवि की पीड़ा को अभिव्यक्ति देता है। वे कहते हैं, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। पंत ने परिवर्तन कविता में यह स्वीकार किया है कि जगत में दुख सुमेरु की भांति अत्यधिक और सुख सरसों की भांति अत्यल्प है। जहाँ सुख सरसों शोक सुमेरु, अरे जग है जग का कंकाल, वृथा रे ये अरण्य चित्तकार, शांति सुख है उस पार। अगली देखिए विशेषता जो है, छायावादी कवियों में राष्ट्रीयता की भावना भी विद्यमान थी। भारत के अतीत गौरव के चित्र उनकी रचनाओं में उपलब्ध हैं। यह अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। छायावादी काव्य विषय वस्तु एवं शिल्प विधान दोनों ही दृष्टियों से नवीन है। लाक्षणिक भाषा, प्रतीकात्मक शैली, नवीन अलंकार विधान, मुक्तक गीति शैली, उपचार वक्रता आदि के कारण इस काव्य धारा का शिल्प बिजोड़ सा बन गया है। इन कवियों ने खड़ी बोली हिंदी को सुकुमार, ललित एवं मधुर बनाकर उसे काव्य भाषा के लिए उपयुक्त बना दिया। संक्षेप में एक कहा जा सकता है कि छायावाद हिंदी काव्य का गौरवपूर्ण अध्याय है। तो स्टूडेंट्स, मित्रों, आज का ये वीडियो है छायावाद की विशेषताएं हिंदी साहित्य के अंतर्गत। एक बहुत विशेष क्वेश्चन, बहुत अच्छे उदाहरणों के साथ में, बहुत सटीक उदाहरणों के साथ में जो है ये वीडियो। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये चैनल आपको एक बहुत अच्छा बेस प्रदान करता है 6ठी से लेकर के 12वीं तक की क्लासों के लिए, जिसमें CBSE, NCERT और RBSE आएगा, और आगे यूनिवर्सिटी की क्लासों के लिए भी। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।